हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ये चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है। काइनेमेटिक्स के यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया और जिसमें काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले देख रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेटा, ये जो आपका यूनिट चल रहा है ये काइनेमेटिक्स का यूनिट चल रहा है। काइनेमेटिक्स का यूनिट चल रहा है और जिसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन 1D वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने अपना ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। फिर उसमें स्पीड आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ स्पीड बताई थी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। फिर हमने आपको 2 और तरह की स्पीड बताई थी, एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड जब बहुत ही लंबी जर्नी जब आपकी होती है, अलग अलग रुक रुक के जब आपकी जर्नी बहुत ही लंबे समय के लिए होती है, जैसे जब आप यहाँ से दिल्ली जाओ या यहाँ से कानपुर जाओ, तो आप जगह जगह पे ऐसे 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 अपना रास्ता चेंज करते चलते हो, कुछ देर रुकते हो, फिर रेस्ट करते हो, है ना, फिर चलते हो। जब आपकी जर्नी टुकड़ों में होती है, रुक रुक की होती है और बहुत ही लंबी जर्नी होती है, तब वहां पे क्या यूज करते हैं, हम देखते हैं कि पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जब एवरेज स्पीड का जो टाइम का जो इंटरवल होता है अगर वो बहुत ही छोटा होता है तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। या हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए मेरी कार यहां से चलना स्टार्ट करी और कानपुर हाईवे तक जा रही है मेरी कार को, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि रास्ते में मैंने अपने दोस्त से बोल दिया, देखो मेरी कार इतने बज के इतने मिनट पर पास करेगी। तो जैसी मेरी कार 9:45 पे 9:45 AM पर जैसी पास करेगी, तो देखना 9:45 AM पर मेरी कार की स्पीड क्या थी। तो मैंने यहाँ से कार खूब मस्ती से मैं कार चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। कार चलाते 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 मैं सीधा चला गया अपने कानपुर तक और मैंने अपने दोस्त को फोन किया। मैंने बोला कि मैंने उससे बोला कि तुमने क्या मेरी स्पीड को मेजर किया जब मेरी कार 9:45 AM पे तुम्हारे घर के सामने से निकली? तो उसने बोला, हाँ सर, मैंने आपकी कार की स्पीड को मेजर किया। जब आपकी कार 9:45 AM पे निकली थी तब आपकी कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो इसका मतलब जब किसी इंस्टेंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड देखी जाती है ना, तो उसी स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उस समय 9:45 पे जो मेरी कार की स्पीड थी ना, उसी स्पीड को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा और डिफरेंस देखेंगे, फॉर्मूले का डिफरेंस देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे वेलोसिटी पे, फिर हम लोग वेलोसिटी समझेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बहुत ही बढ़िया सा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं या मेरी जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो मैं खासकर अपने स्लो लर्नर्स को देख कर बनाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो की लेंथ भी बढ़ती है और एक यूनिट को खत्म करने में कम से कम 10 से 12 या 15 लेक्चर्स हो जाते हैं। जाहिर सी बातें होंगी क्योंकि मैं चीजों को बहुत ही डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप फील कर सको कि स्पीड और वेलोसिटी है क्या। सिर्फ स्पीड स्पीड नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। कब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, हम इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आपको फील करना चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी, तभी आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो देखिए स्पीड और वेलोसिटी में पहले तो फॉर्मूले का डिफरेंस देख लेते हैं। तो आपने जैसे देखा था स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है मेरे बच्चे? डिस्टेंस कवर्ड। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, पाथ लेंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। और डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम टेकन। टाइम टेकन होता है। बोलो होता है कि नहीं? अच्छा, मैंने बताया कि 2 तरह की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, वो भी 2 तरह का होता है। स्पीड कौन कौन सी? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां से आपको पता है ना, स्पीड को हम किसे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को हम पूरे रास्ते में वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो देखिए एवरेज स्पीड। अगर आपसे मैं पूछूं, बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी तक आपने क्या देखा? तो आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये देखा था, एस एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस मतलब डेल्टा। अब डिस्टेंस को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। चलिए
क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट करेंगे ना, तो जब वेरिएबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उस समय डिफरेंशिएशन को भी हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को भी डी से करेंगे रिप्रेजेंट, तो थोड़ा सा ना समझ में कम आएगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं ना, डिस्टेंस को आज से आप लिख लीजिए, डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। अगर बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है, वाई एक्सिस में जाएगी तो हम इसको वाई से डिनोट करेंगे, और जेड एक्सिस में जाएगी इसको हम स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट को हम बेसिकली डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। ये क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। ये क्या होता है? टोटल टाइम। तो डेल्टा टी मतलब होता है जब एक बहुत ही बड़ी जर्नी का टाइम हो। डेल्टा टी मतलब टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम टेकन। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एवरेज स्पीड ये हो गई, स्पीड ये हो गई। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है? अब बगल में वेलोसिटी ही देख लो। वेलोसिटी क्या होती है? अगर फॉर्मूले में डिफरेंस देखा जाए, अभी मैं वेलोसिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। मैंने बताया था कि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को हम एक और वर्ड्स में बोल सकते हैं चेंज ऑफ पोजीशन या पोजीशन चेंज। क्या बोल सकते हैं? चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसका दूसरा नाम क्या है? चेंज इन पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। इसी तरह से जैसे आपकी स्पीड होती थी दो तरह की होती थी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से वेलोसिटी भी होती है दो तरह की, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं पूछूं, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VAVG, एवरेज से। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। आप देखो कंपेयर करते चलो। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक और तरह की स्पीड होती है, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैंने बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड कब आएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड तब आएगी जब आपका जो टाइम का जो इंटरवल है बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये जो टाइम का इंटरवल है, अब आपकी जर्नी बहुत बड़ी जर्नी नहीं, बहुत ही स्मॉल जर्नी, बहुत ही स्मॉल जर्नी होगी, तब उस समय एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इफ अगर डेल्टा टी मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं इंटरवल ऑफ टाइम अगर बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, तब उस समय एवरेज स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। हम इसको कैसे लिखते हैं? SINT मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये डेल्टा टी अगर बहुत छोटा होगा, टेंस टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, टेंस टू जीरो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि टाइम का इंटरवल जीरो हो गया है, नो, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है, बहुत ही छोटा है। उस समय हमारी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। तब हम इसको क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। ये होता है x होता है फंक्शन, t होता है वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। फंक्शन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, या यूं बोल सकते हैं चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में x चेंज हो रहा है। इसको हम दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कई तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका एक और नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोला जाता है। तो ये कब आएगा? जब एवरेज स्पीड में इंटरवल ऑफ टाइम बहुत ही छोटा हो जाएगा, टेंस टू जीरो। हम इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बट जीरो नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा। उस समय एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। हम आगे और आपको बताएंगे, जब हम ग्राफ्स बताएंगे ना, तब आपको बहुत ही बेहतर और समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो गया dx अपॉन dt एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के इंस्टेंट पे जो हमारी स्पीड निकलती है वो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसी तरह से हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। इसी तरह से क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है।
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, INST, कुछ नहीं होता। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था स्पीड का, उसी तरह से हम किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dt, और यहां लिख देते हैं कैपिटल D। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप d/dt टाइम्स ऑफ d तो लिखेंगे, साथ में आप डायरेक्शन को भी बताएंगे कि किस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन हो रहा है। अगर x एक्सिस में हो रहा है तो हम i कैप लिखेंगे, j एक्सिस मतलब y डायरेक्शन में हो रहा है तो j कैप, z डायरेक्शन में हो रहा है तो k कैप लिखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, मान लीजिए किसी बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड है v, इतनी है v, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, d/dt i कैप। अब जाकर ये वेलोसिटी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा, ठीक है। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। लेकिन जब आप स्पीड लिखोगे तब आप कैसे लिखोगे, s स्पीड, कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएगा dx/dt। यहां पे हमें डायरेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहां पे डायरेक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूले में डिफरेंस आता है, पहले तो फॉर्मूले में डिफरेंस अच्छी तरह से देख लो, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है, फिर एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पहले फॉर्मूले का यूनिट सेम होती है, याद रखिएगा, इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशन सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। और आपको पता होना चाहिए कि हम अगर प्रैक्टिकल यूनिट से अगर एसआई यूनिट में कन्वर्जन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है ना मीटर पर सेकंड को हम क्या, मीटर पर सेकंड इज द एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट, इसे बोलते हैं एमकेएस यूनिट, इसे क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्पीड और वेलोसिटी की एमकेएस यूनिट है। तो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर इज द प्रैक्टिकल यूनिट, इसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, और इसे लैबोरेटरी यूनिट बोलते हैं। तो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फटाफट से अगर आपको आता है कन्वर्जन तो बताइए कैसे कन्वर्जन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्जन करना है, मान लीजिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आपको अगर कन्वर्जन करना है, तो आप कैसे कन्वर्जन करेंगे बताएं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बताइए। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखिएगा, किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब मैं कन्वर्जन फैक्टर पढ़ा रहा था यूनिट एंड डायमेंशन में, तो मैंने इसी चीजों को आप लोगों को डिस्कस किया था, है ना। तो आपको पता ना 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 आवर बराबर 3600 सेकंड होता है। तो इस तरह से आप यू कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू, आप इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हो। खैर, ये आप इसको अच्छी तरह से कॉपी करिए, फिर हम इसके बाद अब आपको बताने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, प्रॉपर डिस्कशन, प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। बट वेलोसिटी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और स्पीड को ध्यान रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बने रहिए। ठीक है बेटा, आ जाओ वेलोसिटी पे। अब देखो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं ये वेलोसिटी क्या है। देखिए पहली बात तो वेलोसिटी के बारे में देखा जाए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर के सारे रूल को फॉलो करेगी, वेक्टर के सारे रूल को फॉलो करेगी, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे द रेट ऑफ द change of position of the object is called velocity. The rate of the change of the position of the object is called velocity. इसकी एक डेफिनेशन देखिए, ये इसकी एक डेफिनेशन है, the rate of change of position को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आज से याद रखने ला, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। फिर से डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ओके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। हम इसको दूसरे शब्दों में भी, दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब होता है कि या तो यूनिट सेकंड हो, मतलब या 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यूनिट होना चाहिए, मतलब यूनिट टाइम में होना चाहिए। वो यूनिट टाइम आपकी 1 सेकंड भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो लिख लीजिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं मेरे बच्चे, याद रखना, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, अपनी पोजीशन में चेंज हो गया, मतलब दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अभी बताते हैं क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है या तो 1 सेकंड में हो, या 1 मिनट में हो, या 1 घंटे में हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूनिट टाइम होना चाहिए। इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द रेट एट विच चेंज ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो कई डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, ये आप अपने वर्ड्स में बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने वर्ड्सों में, कई वर्ड्स में मैंने कई डेफिनेशन बनाई, आप भी बना सकते हैं। द रेट एट विच, एक ऐसा रेट जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हमको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिए द रेट एट विच, the rate at which change the position of particle, change the position of particle। तो change in position की जगह पे हम displacement of particle भी बोल सकते हैं, है ना, कि the rate at which displacement of particle with respect to time, with respect to time is called वेलोसिटी। हम इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई? अब तो चीजें क्लियर है। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, जिसको हम डिनोट करना है कैपिटल V से, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, स्टार बना के लिख लीजिए। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें खास बात, बहुत ही चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे वेलोसिटी में सामने निकल के आएंगे, जो कि आप हैरान हो सकते हैं डेफिनेटली। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है ना, अब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसको डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और आपको पता है कि किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब वो बॉडी जिस पोजीशन पे रखी थी उस पोजीशन से चलकर दोबारा उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। तो वेलोसिटी में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में या कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है तो स्पीड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मैंने बताया था। इसी तरह से यहां पे भी फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? स्टार बना के लिखिए, इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ का मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉडी या तो 1 डायमेंशनल मोशन में होगी, या 2 डायमेंशनल मोशन में होगी, या फिर 3 डायमेंशनल मोशन में। तीनों में से कोई भी डायमेंशनल मोशन बॉडी कर सकती है अगर स्ट्रेट पाथ में चल रही है। ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, देन तब स्पीड इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आप कभी ये मत कहिएगा कि वेलोसिटी और स्पीड हमेशा बराबर होती है, नहीं, स्पीड एंड वेलोसिटी कभी बराबर नहीं होगी, लेकिन स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी किसी कर्व में मूव कर रही है, किसी टर्न रोड पे है, टर्निंग रोड पे है, या कोई बॉडी किसी कर्व में मोशन कर रही है, तो उस समय बॉडी की स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इफ बॉडी इज मूविंग इन कर्व, अगर बॉडी किसी कर्व में मूव कर रही है, और बॉडी अगर किसी कर्व में मूव करती है तो या तो वो 2 डायमेंशन मोशन कर रही है या फिर वो 3 डायमेंशन मोशन कर रही है, या नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर इफ बॉडी इज मूविंग इन कर्व, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है तो बॉडी हमेशा 2 डायमेंशन मोशन करती है, हमेशा कैसा मोशन करती है, 2 डायमेंशन मोशन करती है। तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन कर्व तो इट ऑलवेज पजेस 2 डायमेंशन मोशन, हमेशा उसके पास कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है। भाई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो ये एक प्लेन में मूव कर रही है ना, बॉडी स्पेस में 1 डायमेंशन, बॉडी स्पेस में अगर मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट पाथ में कवर ट्रेवल कर सकती है। बॉडी अगर 1 डायमेंशन मोशन कर रही है तो भी स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल सकती है, बॉडी 2 डायमेंशन मोशन में चल रही है तो भी स्ट्रेट पाथ में चल सकती है, बॉडी 3 डायमेंशन मोशन कर रही है तो भी स्ट्रेट पाथ में चल सकती है। बॉडी अगर कर्व में मूव कर रही है तो वो हमेशा सिर्फ 2 डायमेंशन पाथ में चलेगी, 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, इफ बॉडी इज मूविंग इन कर्व, जिसे हम कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं, तो वो हमेशा 2 डायमेंशन में होता है। इस केस में स्पीड बेटा हमेशा बड़ा हो जाता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा हो जाता है। तो आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं, इन जनरल हम इन जनरल कह सकते हैं, इन जनरल कि स्पीड को अगर हम s से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को अगर v से डिनोट कर रहे हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। s स्टैंड फॉर स्पीड एंड दिस v स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर कब होगा, जब वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। 1 से बड़ा कब होगा, जब वो कर्व में मूव करेगी। ठीक है, तो इसको नोट लगा के, इसको स्टार बना के आप लिख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी का बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपका फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट मैंने बता दिया, इसकी डायमेंशन आपको पता ही है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट तो मैंने ढेर सारी बता दी। पहली यूनिट क्या हो सकती है, मीटर पर सेकंड, इसे हम एमकेएस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट बोलेंगे। दूसरी होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हम क्या बोलेंगे, सीजीएस यूनिट बोलेंगे। थर्ड हो सकती है किलोमीटर पर आवर, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आसानी समझ में आ गया। चलिए अब ये तो आपकी हो गई बात वेलोसिटी की डेफिनेशन की, छोटा सा फॉर्मूला है वेलोसिटी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ अपने और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, वंस बॉडी स्टार्ट मूविंग, बॉडी एक बार अगर मूव करना स्टार्ट कर जाए, बॉडी एक बार मूव करना स्टार्ट कर जाए तो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है, बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं फिर से अपने वर्ड्स को मैं रिपीट करता हूं, वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाए तो बॉडी की वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्योंकि मूव करके दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ गई तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वंस बॉडी स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अपोजिट, मतलब इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। बट स्पीड में क्या बोलते हो, स्पीड में आपने देखा था कि वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर दे तो उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, एक बार बॉडी अगर चलना स्टार्ट कर जाए। लेकिन अगर बॉडी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तब उसकी स्पीड 0 होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पे हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे आपने देखा था 2 तरह की स्पीड होती थी, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसी तरह से 2 तरह की वेलोसिटी भी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
जिसका दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं और दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये आपकी हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये आपकी हो गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसका मतलब होता है कि इफ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड विदाउट चेंज इट्स डायरेक्शन। बेटा ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो इसका मतलब है कि वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है और अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, देखो स्पीड भी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, और इसकी डायरेक्शन भी स्ट्रेट है क्योंकि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं कर रही है और अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रही है, तो दिस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी या दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। लिख लेते हैं। इफ, पहले एक बात मुझे बताइए बहुत ईमानदारी से, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो मैंने अभी क्या लिखवाया था कि बॉडी की स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाती है। चाहे मैं बोलूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और चाहे मैं बोलूं स्पीड, बात सेम है, क्योंकि स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। कब? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है विदाउट चेंज इट्स स्पीड, विदाउट चेंज इट्स स्पीड, और स्पीड की जगह पर मैं और क्या लिख सकता हूं, विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान से रखिएगा याद, पार्टिकल सीधे चलेगी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा। तो मैं चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलूं और चाहे मैं स्पीड बोलूं, बात एक है। If a body is moving in a straight path without change its speed and without change its direction, without change its direction, then body is moving with constant velocity या फिर uniform velocity. Body is moving with constant velocity. ठीक है मेरे बच्चे, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कार है स्ट्रेट रोड में आगे की तरफ चल रही है। मान लीजिए इस कार की स्पीड है, मान लेते हैं इस कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलो है कि नहीं। अब ये बॉडी आगे की तरफ भागती चली जा रही है और कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है। स्पीड कैसी है इसकी, मान लेते हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट है। देखो इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, देखो इसकी डायरेक्शन भी तो स्ट्रेट है ना, यही इसी डायरेक्शन में तो कार भाग रही है, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। अगर बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर इस बॉडी का डायरेक्शन अगर कांस्टेंट है, तो इस बॉडी की या इस कार की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है। और आपको पता है अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट ऑर्थोगोनल डायरेक्शन वेक्टर को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। तो मेरे बच्चे बताइए बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बताएंगे सर बॉडी की वेलोसिटी होगी 20 आई कैप। क्या होगी मेरे बच्चे, 20 आई कैप। अब आप कहोगे सर 20 आई कैप क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 20 है, जिसे हम स्पीड भी बोलते हैं, और आई कैप बता रहा है कि ये कार एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो ये हो गई इस कार की वेलोसिटी 20 आई कैप कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों होगी, ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो इसका स्पीड भी कांस्टेंट है, मतलब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इस कार की स्पीड क्या होगी, इस कार की स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो ठीक है, तो इसमें आप यूनिट भी लगा देना, इसमें यूनिट लगाना मत बोलना, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड होगी, पूरी यूनिट लिखना। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस कहां पे आ रहा है।
अगर कोई पार्टिकल सीधे चलती है तो वेलोसिटी में आप कैसे लिखोगे 20 आई कैप, क्योंकि आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और स्पीड को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बॉडी की स्पीड, ये कार की स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और कार की वेलोसिटी कितनी होगी 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आसान है, समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगी, तो आपको समझ में आ गया, कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड तब चलेगी जब बॉडी, पहली बात तो याद रखिएगा, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। देखो बॉडी दो तरह का मोशन कर सकती है ना, या तो बॉडी स्ट्रेट चलेगी या तो बॉडी कर्व में चलेगी, चल सकती है कि नहीं। अगर बॉडी स्ट्रेट में चल रही है तो डेफिनेटली ये तो 100% श्योर है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। अगर बॉडी स्ट्रेट चल रही हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो बॉडी की वेलोसिटी कैसे हो सकती है, यूनिफॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मतलब अगर बॉडी किसी कर्व में मूव कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बॉडी किसी कर्व में मूव कर रही है तो वो बॉडी की वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, तब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कभी नहीं कर सकती। कैसे, देखिए ऐसे, अभी तक तो बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही थी, तो मैंने बोला ठीक है भाई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, अच्छी बात है। मान लो एक टर्निंग वाला रोड है, मान लो एक क्या है, टर्निंग रोड है कोई, हमने क्या मान ली टर्निंग रोड है, और एक कार है, मान लेते हैं एक कार है, ऐसे टर्न कर रही है लाइक दिस। एक बात बताइए, जब कोई कार किसी कर्व रोड पे चलती है, कर्व रोड पे, तो जैसे मान लीजिए कार यहां पहुंच गई, तो कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये बोलो है कि नहीं। मान लो कार कुछ देर के बाद यहां पे आ गई, अब कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये मान लो कार पहले यहां थी, अब इस कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये बोलो। देखो जैसे जैसे कोई कार किसी कर्व में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, देखो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और मेरे बच्चे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार अगर चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। जहां डायरेक्शन चेंज हुई अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, अब वो क्या बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। तो एक बात आप एनालाइज कर पा रहे हो कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट चलेगी तो हो सकता है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर पाए, लेकिन एक बार बॉडी अगर कर्व में मूव कर रही है तो ये 100% गारंटी है कि बॉडी की वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगी, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए अब मैं आप अब थोड़ा सा डिफिनेशन के फॉर्म में भी लिख लेते हैं और इसको और अच्छी तरीके से भी हम लोग समझेंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। भाई वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है या नहीं, मुझे आंसर करिए, मुझे आंसर करिए। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, बिल्कुल सीधे पाथ में चल रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है कि नहीं, हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 101% हो सकती है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग, if a body is moving in straight line with change its speed but direction remains constant, then body is moving with variable velocity। वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है और अपनी अगर वेरिएबल स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी, है ना, या तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। और अगर कोई बॉडी
कोई कार स्ट्रेट चल रही है और इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, तो भी बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भटक गया, या तो मैग्नीट्यूड भटक जाए, मतलब या तो स्पीड भटक जाए या तो डायरेक्शन भटक जाए, तब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कदापि नहीं रहेगी। तो बेटा आपने समझा कि एक कार है, वो आगे की तरफ चल रही है v स्पीड से, स्पीड को हम लोग ऐसे ले लेते हैं, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v मान लेते हैं। भाई v क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे बच्चे, वेरिएबल है। वेरिएबल समझते हो, या तो इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन ये कार स्ट्रेट पाथ में ही चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रही है पार्टिकल, ये कार एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रही है, तो भी इसकी वेलोसिटी कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है ना। क्यों ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये समझ में आया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, इस वजह से इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, वेरिएबल वेलोसिटी बन गई। अगर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना होता, कांस्टेंट बना रहता, तो डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट अपने आप ही है, और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता तो इसकी वेलोसिटी क्या कहलाती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती। तो क्या बात समझ में आ गई मेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो भी इसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसका एग्जांपल आपने साक्षात एग्जांपल इसका देख लिया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर लगातार चेंज हो रहा है, तो दिस काइंड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखिए, तो इसका मतलब अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, एक पार्टिकल या एक बॉडी या एक कार स्ट्रेट पाथ में कवर कर रही है, चाहे वो 1 डायमेंशन हो, चाहे वो 2 डायमेंशन हो, चाहे वो 3 डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन हो, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। नोट करके लिख लो मेरे बच्चे, नोट करके लिख लो। इफ बॉडी इज मूविंग, if body is moving in straight line, in straight line, तो straight line का मतलब 1D 2D 3D कोई भी मोशन करे, moving in straight line, then its velocity may be uniform or non uniform, may be uniform or non uniform। अब ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इस जो बॉडी चल रही है स्ट्रेट पाथ में, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अभी देखिए, ये तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि जब वेलोसिटी, कोई पार्टिकल सीधी चल रही थी, कोई पार्टिकल सीधी चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था बट डायरेक्शन सेम थी, तो वेलोसिटी कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म। अब एक और केस समझिए, अगर कोई पार्टिकल कर्व में मूव करेगा, ध्यान से, कोई पार्टिकल कर्व में मूव करेगा, तो 101% ये तो लिख के ले लो कि बॉडी की वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, बॉडी की वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। तो अब मैं आपको इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेकंड केस लेके दिखाता हूं और समझाता हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। A body is moving in curve, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है, if a body is moving in curve, अगर कोई बॉडी कर्व में मूव कर रही है, then its velocity never be uniform, its की वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, never be uniform velocity, but its velocity is नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हम और क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक बात आप स्टार बना के लिख लीजिए, कभी कोई बॉडी कर्व में मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पार्टिकल है या एक कार है, ऐसे मूव कर रही है, लाइक दिस, ऐसे कर्व में मूव कर रहा है। मान लीजिए अगर कार पहले यहां पे थी, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, ये थी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। कुछ देर के बाद कार यहां पे आ गई, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी।
फिर कार यहाँ पे आ गई तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर कार यहाँ पे आ गई, देखो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फाइनली कार अगर यहाँ पे आ गई तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन देखो ये हो जाएगी। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि पार्टिकल अपने मतलब कार जिस पाथ पे चल रही थी, जिस कर्विलिनियर के पाथ पे चल रही थी, इस कर्व के पाथ पे चल रही थी, कर्व पाथ के हर एक पॉइंट पर इस कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये थी, इस पॉइंट पर 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 ये थी। और जब कभी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह जाती, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बन जाती है, नॉन यूनिफॉर्म बन जाती है। चाहे वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से चले चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चले। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कि मान लीजिए कि अगर कोई कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है कर्व में, मान लेते हैं कार की अभी यहाँ पे स्पीड कितनी है, मान लेते हैं कार की यहाँ पे स्पीड है लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे भी कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब पूरे रास्ते में कार की स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है। अब ये मत कर देना कि पार्टिकल अगर कर्व में चलेगा तो स्पीड को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। अब पार्टिकल कर्व में मूव कर रहा है, अब स्पीड कभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, स्पीड हमेशा बड़ा होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। स्पीड हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट चलता है। अभी पार्टिकल कर्व में चल रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पीड कभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा रखें, ठीक है। चलिए, तो मैंने मान लिया एक पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन कर्व में। सो अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन कर्व, देन इसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से इन कर्व में, तब इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, इसकी स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्यों यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड हर जगह सेम है और स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, स्पीड कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हो वेलोसिटी के बारे में, क्या कहते हो वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। बेटा यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन अगर लगातार चेंज हो रहा है इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी अब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रह गई, इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अगर कोई बॉडी किसी कर्व में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी ना, तो इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी बट इसकी वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी। लिख देना, ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन at every point on कर्व के हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब कभी भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, वेलोसिटी क्या बन जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। ओके, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मान लो अगर इसी में अगर कोई बॉडी किसी कर्व में वेरिएबल स्पीड से मूव करती, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये कोई बॉडी किसी कर्व में वेरिएबल स्पीड से मूव करती, मतलब यहां पे इसकी स्पीड थी 10, यहां पे थी 20, 30, 40, 50, इसकी स्पीड लगातार वेरी कर रही है, स्पीड भी वेरी कर रही है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसके मतलब इसका स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर से मैं आपसे बोलता हूं मेरे बच्चे, अगर कोई बॉडी किसी कर्व में वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, तो पहली बात तो 100% ये तय है कि बॉडी ने जैसे ही कर्व में मूव करना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी अब नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। अब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की होगी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की होगी, ये हम चेक करेंगे कि बॉडी अगर कर्व में
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी किसी कर्व में वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी तो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, वेलोसिटी हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होगी कर्वीलिनियर मोशन में। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये देखिए ओवरऑल आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बेहतर तरीके से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी वेलोसिटी और नॉन वेलोसिटी के बारे में। अभी हम चलते हैं इसके, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको पता है दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा हम लोग चलते हैं अब अपने फर्दर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। पहले तो हम लोग यूनिफॉर्म देख लेते हैं, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक आपका होगा एवरेज वेलोसिटी और दूसरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी निकलती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, आसान है। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कार है, ये ऐसे ऐसे चल रही है और यहां पहुंच गई, ए से चली बी पर पहुंच गई, ए से चली बी पर पहुंच गई और इसने मान लीजिए टोटल टाइम लिया है टी। टी क्या है, टाइम टेकन। इसने ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, मान लेते हैं टी टाइम लिया। ध्यान समझिएगा। अब क्योंकि बॉडी एक लंबी जर्नी तय कर रही है तो इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले समझना। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये है लेंथ ऑफ द पाथ, ये देख रहे हो, ये है लेंथ ऑफ द पाथ, ये डिस्टेंस, समझ रहे हो क्या बेटा, ये इसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस, इसे ही बोलते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लिया, टी, ये निकल जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है मेरे बच्चे, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। देखो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया, सेम टाइम टी लिया। इस तरह से देखिए दो, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं एवरेज स्पीड को और एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप लिखना चाहें लिख दीजिए, it is the ratio of total displacement to total time, ठीक है। तो ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये पाथ वाला कर्व देख रहे हो, ये टोटल डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। और स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ए से बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो हम एवरेज ये डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे, और जब हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो पूरी लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ लेते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है एवरेज वेलोसिटी में और एवरेज स्पीड में, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका है देखिए, डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी अपॉन टोटल टाइम टी। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी से बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं टोटल टाइम टेकन, और ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे डिनोट मत करिए, इसको तो हम चेंज इन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवीजी, एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालना हो तो हम इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं। क्लियर है? हम इसको फर्दर अगर इसको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और पोजीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आर से। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंट का ये भी एक तरीका है, याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी के रिप्रेजेंट का ये भी एक तरीका है। यहाँ पे आर एफ को क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। और आर आई को क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। और मैंने वेक्टर में आपको पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था, ध्यान अगर होगा तो आपको चीजें समझ में आ गई। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और खास बात जो एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको बता देनी चाहिए मुझे, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अलोंग होगी। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना के लिखिए इसमें, डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is along the displacement of particle या displacement of object, displacement of object की displacement के along किसकी डायरेक्शन होती है, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। उम्मीद है कि आपको यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। अब क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे वो सारी चीजें फॉलो होंगी जो वेक्टर में हम लोगों ने फॉलो किया हुआ था, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी बॉडी की क्या वेलोसिटी थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले लो, बॉडी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा। ग्राफ से आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम एवरेज वेलोसिटी को कब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब कैसी क्या होती है, ठीक है। तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है कि अगर जो टाइम टेकन जो आपने लिया है, मतलब जर्नी बहुत बड़ी नहीं, अगर बहुत बड़ी जर्नी है तब तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, और जर्नी अगर बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम पे है, इफ जर्नी इज ऑफ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर टाइम के बहुत ही शॉर्ट इंटरवल पे है, मतलब डेल्टा टी ये जो है ना टोटल टाइम टेकन, अगर टेंस टू जीरो से बोलते हैं, टेंस टू जीरो, मतलब ये जो डेल्टा टी है ना अप्रोच टू जीरो, जीरो को अप्रोच कर रही है लेकिन जीरो नहीं है, याद रखिएगा। डेल्टा टी टेंस टू जीरो बट नेवर जीरो, ठीक है। तो इसमें मतलब होता है कि डेल्टा टी होता है ना वेरी वेरी स्मॉल, तो उस समय क्या होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। देन एवरेज वेलोसिटी कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फिर क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाता है डिफरेंशियल पार्ट। जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होता है ना मेरे बच्चे, जब ये डेल्टा टी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है ना, तो बहुत ही छोटे के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं स्मॉल डी, क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी। तो अब डेल्टा टी नहीं रह जाता, तो डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि d का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल मतलब बहुत ही छोटा, टेंस टू जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है लेकिन जीरो नहीं है।
ठीक है। तो बेटा डेल्टा टी dt में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कब कन्वर्ट होगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब डेल्टा टी बहुत ही छोटा होगा। तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकल आएगी, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था डेल्टा टी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा d अपॉन dt टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d अपॉन dt टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, तो आप मेरा वीडियो देख लो डिफरेंशिएशन वाला, कि डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, बिकॉज जब किसी हम फंक्शन को, जब किसी फंक्शन में चेंजेस होता है, जब किसी फंक्शन में जब कोई फंक्शन वेरी करता है, या जब कोई फंक्शन चेंज होता है किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो फंक्शन चेंज हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर नाम हमारा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ये पेड़ है, इस पेड़ की लंबाई चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइट ऑफ द पेड़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये पेड़ वक्त के साथ बढ़ रहा है ना, इस पेड़ की जो हाइट है वक्त के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर में, जब किसी फिजिकल पैरामीटर में चेंजेस हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, किसी भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर d अपॉन dt टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d अपॉन dt चेंज इन पोजीशन rf माइनस ri। बोलो ठीक है, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका एक और नाम क्या है, इसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू t। इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, आपकी जो बाइक में ओडोमीटर लगा होता है ना, ओडोमीटर जो स्पीड मेजर करता है, तो याद रखिएगा आपके बाइक में, ये कार में जो ओडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओडोमीटर इन बाइक या कार में लगा होता है इज मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तभी देखो जब कोई कार जाती है, अगर बहुत हाई स्पीड जाती है ना, तो उसकी जो कैमरा वगैरह लगे रहते हैं वो टच से फोटो खींच लेते हैं, जो टच से फोटो खींचते हैं ना, तो उसकी एट द इंस्टेंट पे क्या निकलती है, स्पीड पता चल जाती है। आप घर से कितनी ही स्पीड से निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप घर से 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकले, 20 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया यार, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकले, है ना, या आप घर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले, और रास्ते में आपने अपनी स्पीड 150 250 किलोमीटर पर आवर कर दी, और कैमरे की फ्लैश में आ गया, कैमरे में आ गया भैया तुमने लिमिट से क्रॉस कर दी अपनी स्पीड, तो खट से जो फोटो खींच लेता है ना, वो जो फोटो खींचता है उस समय जो आपकी स्पीड वो जो कैमरे के अंदर आती है ना, वो कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो होप सो कि यहां तक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक सबसे खास चीजें जो मैं बतानी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, क्या आपको पता है, जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड में पार्टिकल की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है। वही चीज यहां पे भी होती है। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है ना, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में बराबर होती है। तो यहां पे नोट करके एक बात जरूर लिख दीजिएगा, नोट करके, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्यों सेम, क्योंकि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। यहां तक सर हम लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और यही सेम चीज किसमें फॉलो हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म में। अब सेम चीज पूरा 2 कॉपी आप इसको फॉलो कर दोगे किसमें, यूनिफॉर्म में। अब आप एक बात सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं आपको। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो उसमें उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और एवरेज वेलोसिटी वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। हर रास्ते उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी।
तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बोलो है कि नहीं? और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी हर रास्ते। और ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मान लो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है बच्चे, देखो जरा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं ये कैसी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी क्या करेगी, या तो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी या कर्व में मूव करेगी। अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी, और अगर कर्व में मूव करेगी तो या तो अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, बट इस नोट पॉइंट को यहां से हटा देना। अब बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। मैं आपको साक्षात स्पीड में बता चुका हूं, स्पीड में ध्यान रखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्लियर है, बना लोगे बहुत आसान। जैसे आपने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बने थे। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ आप ये बना लो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ आप बनाना चाहो, आप ये ग्राफ बना लो। बहुत ढेर सारे ग्राफ हो गए। अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ होगा तो ये कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गई मेरी बात नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अच्छा देखिए, ये जो मैंने वेलोसिटी यहाँ पे लिख दी है, इसमें वो लिखिए डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखिए, माफ करिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ अगर ये बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का, है ना। ठीक है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इस तरह से कोई ग्राफ मिल जाए, ऐसे से कोई ग्राफ मिल जाए, तब डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे के लीनियरली वेरिएबल नहीं होते। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके याद रखिएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ मिल जाए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे के लीनियरली वेरिएबल नहीं होता, जबकि क्वाड्रेटिक वेरिएबल होता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। और पैराबोलिक ग्राफ कब होता है कि या तो ऐसे कह देगा कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, या d स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या बोल देगा आपसे, या आपसे कह देगा d इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3+1। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से टाइम से रिलेटेड है, किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम पे अगर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंड नहीं कर रहा है, याद रखिएगा, लीनियरली डिपेंड करेगा तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी टाइम पे लीनियरली डिपेंड नहीं करेगा, इस तरह से डिपेंड कर सकता है, तब आपको ग्राफ ये मिल जाएगा। ठीक है, हम ग्राफ के सेक्शन में ग्राफ को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ग्राफ आपके दिमाग में घुस जाएगा और एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें मैं आपको हीरो बना दूंगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करिए। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो आप एक चीज देख रहे हो कि पहली बात तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगी, ये भी वेरिएबल होगी, एवरेज वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बोथ आर अनइक्वल टू ईच अदर। वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अनइक्वल होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। बाकी फॉर्मूले सब सेम होंगे, फॉर्मूले वगैरह देख लीजिएगा, फॉर्मूले वगैरह सब सेम होंगे, फॉर्मूले में कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, बाकी चीजें आपको चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। तो जब आपने सारी चीजें अच्छी तरह से देख ली हैं, तो क्यों ना अब हम लोग सबसे पहले तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जबरदस्त न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट पे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे बढ़िया तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट के कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं करेंगे। देन इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने डिफरेंशिएशन के पार्ट पे। हालांकि मैंने डिफरेंशिएशन का पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ये टाइप होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं समाप्त। हो सकता हो आपको समझ में भी आ गया होगा। डिटेल में चीजों को समझाना होता है तो जाहिर सी बात थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। समझना बहुत जरूरी है बेटा, फील करना सीखो, फील करना। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान है।
एक बार आपने फील करना सीख लिया ना, तो फिजिक्स से आसान आपको सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लगेगा, वादा करता हूँ मैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है और आपके अगर बेनिफिट का है, अगर आपसे अगर मतलब आपको अगर बेनिफिट हो रहा है इससे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहिए। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।